स्वागत है आप सबका दूरदर्शन की खास पेशकश रंगोली में। आज जिस गाने के बारे में हम वार्तालाप करने वाले हैं उसका नाम है सोचा है, जिसको लिखा है हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर साहब ने और गायक हैं उनके सुपुत्र फरहान अख्तर। इस गीत द्वारा कवि पाठक को कहते हैं कि उसे दुनिया में होने वाली अनेक चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। कवि कई सारे सवाल पूछते हुए पाठक को सोचने को कह रहे हैं। तो आइए इस नगमे को सुने। पहले ही वाक्य में कवि शुरू करते हैं एक सवाल से। तो होता यह है कि लाइट, जैसे कि हम जानते हैं, काफ़ी सारे कलर से बनी होती है। हर कलर की एक अपनी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ जैसे कि नाम से पता चलता है, वेव और लेंथ मतलब हर वेव की लंबाई जो कि अलग अलग होती है हर कलर के लिए, और इसमें ब्लू कलर की सबसे कम होती है। अब कवि जिस आसमां का जिक्र कर रहे हैं उसमें होते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, और क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स का साइज ब्लू लाइट की वेवलेंथ को मैच करता है तो ब्लू लाइट इनसे टकराकर फैल जाती है, और क्योंकि जो ज़्यादा फैलता है वही दिखता है, तो इसलिए आसमां जो है वो नीला है। अगले वाक्य में कवि सवाल करते हैं, गीलापन या वेटनेस मेजर होता है किसी भी लिक्विड की स्टिक करने की प्रॉपर्टी। पानी जैसे कि सब जानते हैं H2O होता है ये है कि जो O है वो बड़ा ही नेगेटिव बनता है बट अपना H बड़ा पॉजिटिव है। तो होता ये है कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, मतलब एक तरफ से नेगेटिव एक तरफ से पॉजिटिव। अब क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव या पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो पानी के मॉलिक्यूल को किसी से भी स्टिक करने के लिए या गीला फील होने के लिए एक और पोलर चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि पेपर, कपड़ा या तुम्हारा हाथ, जिसके ऊपर पानी गीला महसूस होता है। कवि तीसरे वाक्य में काफ़ी बड़ा और दूर का सवाल करते हैं। अब इस चीज़ के लिए तुम्हें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक ग्रेविटी और दूसरा सरफेस एरिया। ग्रेविटी जैसे कि उस छोटे लड़के ने बताया था जिसके सर पे सेब गिरा था, कि दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन, नहीं ठरक नहीं अट्रैक्शन, जो कि डिपेंड करती है मास के ऊपर। जिसका जितना ज़्यादा मास उसकी उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन। अर्थ का जो पूरा सरफेस है उसको अर्थ का सेंटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो क्लोज डाउन होता है। अब क्लोज डाउन होने के बाद जब कोई भी प्लेन सरफेस को आप क्लोज डाउन करेंगे एक सेंटर के अराउंड, तो वो कोई भी शेप ले सकता है। तो सवाल ये आएगा कि वो स्फेयर ही क्यों बनता है या गोल, जैसे कि कवि कह रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि मैथमेटिकली स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, और इतना बड़ा मास जब क्लोजअप होगा तो वो मिनिमम सरफेस एरिया चाहता है, इसलिए स्फेयर बनता है वो। धरती पे सवाल करते ही कवि अगले ही वाक्य में, अगर तुम किसी भी कपड़े को क्लोजअप करो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो लंबे लंबे पतले स्ट्रिंग से बनता है, जो कि अगेन छोटे छोटे स्ट्रिंग से बनता है, एंड अगेन मॉलिक्यूलर लेवल तक ये ऐसा ही जाता है। अब जो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर स्ट्रिंग्स हैं वो किस तरीके के होंगे वो डिफाइन करेगा कपड़े की स्मूथनेस को। सिल्क, जो कि सिल्कवॉर्म प्रोड्यूस करता है, वो एक ऑर्गेनिक प्रोटीन फाइबर से बनता है, जो कि काफ़ी लंबे और एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर सेम होता है हमारी स्किन की तरह, एंड दैट्स वाई सिल्क नरम महसूस होता है। अगले वाक्य में कवि पूछते हैं कि इसको सिंपली हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन से। कोई भी फ्यूल जैसे कि लकड़ी, पेपर, पुतले, कुछ भी, उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। जिस इग्निशन टेम्परेचर पे वो ऑक्सीजन से इंटरेक्शन करने के बाद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होता है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो गर्मी छोड़ता है, और इसी वजह से आग गर्म होती है। फन फैक्ट, ये जो एक्स्ट्रा हीट है वो अब इस रिएक्शन को तब तक चलाती रहेगी जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाए। तभी कहते हैं कि आग कहीं भी लगी हो, लकड़ी को या दिल में बुझाना मुश्किल होती है। अब आगे कवि कहते हैं कि मैथ्स का एक रूल होता है जिसने मुझे 10th क्लास पास करवाई, और तुम्हें ये सवाल समझने में हेल्प करेगा कि LHS = RHS, या फिर जैसे कि थैनोस ने कहा, perfectly balanced as all things should be. बेसिकली एक क्वेश्चन में दोनों साइड अगर इक्वल हो तो मतलब तब तक सब सही है। तो अभी तक हमें पता है कि 2 + 2 = 4, 5 नहीं। क्यों? क्योंकि चलो मान लेते हैं 2 + 2 = 5, इसका मतलब 2 = 5 - 2, बट 5 - 2 तो 3 होता है, और 3 और 2 तो इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारी पहली अजम्पशन थी वो गलत प्रूव हो जाती है। बट अब तुम पूछोगे 3 और 2 बराबर क्यों नहीं है? 3 और 2 इसलिए बराबर नहीं क्योंकि 3 में से 2 अगर मैं माइनस करूँगा तो 1 बचता है, और जैसे कि थैनोस ने कहा है परफेक्टली बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ। 2 बराबर चीज़ों को हम माइनस करते हैं तो 0 बचना चाहिए, बट हमारे पास 1 बच रहा है, तो दैट्स वाई 3 ≠ = 2। अब कवि प्रकृति के लिए सवाल करते हुए पूछते हैं कि तो पेड़ कम होने को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। सिंपल जवाब क्यों होता है? लालच। कॉम्प्लेक्स जवाब
because the human population has been growing and we need resources which are limited like land, food and other organic products. So the most innovative solution human race could come up with is to take up the land that supports the biodiversity of the planet. Why? Because we feel we are superior and धरती हमारे बाप की है. आगे कभी पूछते हैं कि तो बेसिकली जो मौसम है वो दो ही है, ठंडी या गर्मी, जो कि डिसाइड होता है कि अर्थ सन के अराउंड कहाँ पे है. क्योंकि अर्थ 23 डिग्रीज पे टिल्टेड है तो एक पार्ट को ज़्यादा सनलाइट मिलती है और दूसरे पार्ट को कम. तो एक जगह गर्मी और दूसरी जगह ठंड. इस गर्मी ठंडी के डिफरेंस से प्रेशर में डिफरेंस बनता है, जिसकी वजह से हवा चलती है जो अपने साथ कैरी करती है मॉइस्चर, जिसकी वजह से तीसरा मौसम बनता है जो कि है बारिश. अगली लाइन में कवि सवाल करते हैं कि अब हमारे मामा कैसे बने, उसके लिए कोई सही जवाब नहीं है. बट जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है कि जब यूनिवर्स नया नया बना था, एक बहुत बड़ा रॉक हमारे प्लैनेट से टकराया और एक टुकड़ा टूटकर मून बन गया और इसी वजह से अर्थ थोड़ी टेढ़ी भी है. 23 डिग्रीज बताया था ना. और चांद दो क्यों नहीं है, इसका जवाब यही है कि हमारा जो चांद है वो काफ़ी बड़ा है. तो अगर किसी टाइम पे अर्थ के अराउंड दो पत्थर घूम रहे थे, हमारे बड़े से चांद ने एक पॉजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह उसे रास्ते से साफ कर दिया. अगले 2-3 वाक्य में कवि सवाल उठाते हैं इंसानियत पर. अब इसका सच में कोई परफेक्ट जवाब तो है नहीं, बट लेट मी ट्राई. तो human race has always believed that they are special, but when we started out going in different paths, we started believing in different ideologies and beliefs, which led to the formation of religions, kingdoms, and in turn formed the basis of countries. Then the world became smaller for all of these different beliefs to coexist, or maybe it became too small for all of these egos to coexist. So every once in a while some country or some religion believes that they're superior and everybody else should die or join them. अगली लाइन में कवि सवाल करते हुए कहते हैं कि इस सवाल का जवाब बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है. पानी की प्रॉपर्टी होती है बहना, बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर लूजली अटैच्ड. एंड ग्रेविटी अभी थोड़ी देर पहले समझा है, कोई भी चीज़ हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करेगी. अगले वाक्य में कवि सवाल करते हैं कि पहले हमें लगा कि लाइट इज़ जस्ट अ पार्टिकल, फिर हमें पता चला कि वेव भी हो सकती है. फाइनली हमने कंक्लूड किया लाइट हमारे पॉलिटिशियंस की तरह दोगली है, मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी. अब तुम्हें पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है करंट और फ्लोइंग करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड. अगर नहीं पता तो अब पता चल गया. और लाइट यही है, परपेंडिकुलर एक दूसरे से EM वेव्स जो एक दूसरे को प्रोपोगेट करती रहती हैं, जिसका स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा होता है, गामा रेस से लेकर रेडियो वेव्स तक. जो पार्ट हमें दिखता है वो है विजिबल लाइट, जो कि अगेन डिवाइडेड है इनटू कलर्स. हम जो भी देखते हैं वो बेसिकली इस विजिबल लाइट के अंदर आता है. हमें जो भी दिखता है उसमें लाइट वेव्स उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं, एंड बेसिकली दैट इज़ रोशनी. अब कवि कहते हैं कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है. पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल उस टेम्परेचर पे एक दूसरे से ज्वाइन करके स्नो बनाते हैं, और अगर गिरते वक्त नीचे का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम हो तो ये बारिश की जगह बर्फ़ की तरह गिरता है. फिर कवि पूछते हैं, तो कवि के दोस्त इसलिए रूठते हैं क्योंकि वो ऐसे सवाल करते हैं, और मेरे इसलिए क्योंकि मैं ऐसे सवालों का जवाब देता रहता हूँ. फिर कवि पूछते हैं, तारे कभी टूटते नहीं हैं, बेसिकली वो होते हैं म्यूटेराइट्स या स्पेस रॉक्स जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और फिर जल जाते हैं. फिर वो हमें टूटते तारे जैसे लगते हैं, और कई बार कॉमेट्स हो सकते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास से गुजरते हैं, बट बेसिकली तारे नहीं टूटते, हमें बस ऐसा लगता है. फिर कवि पूछते हैं, तो वो जो पिछला वाटर साइकिल मैंने कवि को दिखाया था वो मैं फिर से दिखाना चाहूँगा. तो अब उस बादल में याद ना छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स हैं, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा भी चल रही है और पार्टिकल्स इधर से उधर भी हो रहे हैं जो कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं. अब याद करो जब इस स्लाइड से नीचे जाकर एक दूसरे को हाथ लगाते थे तो करंट लगता था. इसको कहते हैं स्टैटिक करंट, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. अब ये जो आइस के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इनके ऊपर भी ये स्टैटिक चार्ज आ चुका है. तो हमारे बादल ऊपर से पॉजिटिव अंदर से नेगेटिव हो चुके हैं. मेरी तरह नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, जो कि हो सकते हैं दूसरे बादल या फिर अर्थ में कोई भी मेटालिक पोल, बिल्डिंग या वैसा कुछ भी. इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चलता है करंट, बट उसके लिए चार्ज जो है वो हवा की इंसुलेशन प्रॉपर्टी से ज़्यादा होना चाहिए, और इसी तरह गिरती है बिजली. फिर कवि कहते हैं कि
बेसिकली सन्नाटा इज एब्सेंस ऑफ एनी वाइब्रेशंस, क्योंकि ये वाइब्रेशंस कान में ड्रम से टकराकर हमें सुनाई देती हैं, तो वाइब्रेशन नहीं होंगी तो आवाज़ नहीं होगी, हैंस द सन्नाटा। फिर कवि पिछले सवाल को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इसका जवाब हमें रोशनी वाले सवाल से मिल सकता है। हवा के मॉलिक्यूल लूज होते हैं तो लाइट की वेव्स उससे टकराए बिना पास कर जाती है और इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती। इसके बाद कवि के पास सवालों का यह जो भरमार है वो ख़त्म हो जाता है और फिर से वही सवाल दोबारा रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से कवि काफ़ी ही सुंदर गाने को ख़त्म करते हैं। इस गाने का सार बस इतना ही है कि पाठकों को सवाल पूछते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा चैनल है ये जिसको आप अभी देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि अगला किस गाने को हम बोरिंग बनाएं। Until then, टाटा।